हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, जो इसका टॉपिक है वो है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन को। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी फेज कोष्ठिका में कणों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, यह कहलाता है, यानी कौन सी सांख्यिकी कहलाता है जिसमें कणों की संख्या जो है वो अधिक से अधिक हो सकती है या रह सकती है। तो ऑप्शन ए है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, ऑप्शन बी है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन सी है फर्मी डिरैक सांख्यिकी, ऑप्शन डी है चिरसम्मत। तो किसी फेज कोष्ठिका में कणों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, यह कहलाता है फर्मी डिरैक सांख्यिकी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन सी है फर्मी डिरैक सांख्यिकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंध या अवरोध ऑप्शन ए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं, ऑप्शन बी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं, ऑप्शन डी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं जबकि स्थूल अवस्थाओं की संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं। किसी निकाय पर लगने वाला जो प्रतिबंध या अवरोध होता है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को घटाते हैं, तो बढ़ाते नहीं, सिर्फ घटाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंध या अवरोध जो है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको अगर थ्योरी मालूम है तो आप बहुत ही ईजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्मी डिरैक सांख्यिकी को आधार पर एनआई कणों को जीआई कोषों में वितरित करने के अलग अलग तरीके होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है फर्मी डिरैक के केस में होता है वो जीआई का फैक्टोरियल अपान एनआई का फैक्टोरियल इंटू जीआई माइनस एनआई का फैक्टोरियल। ये होता है फर्मी डिरैक के केस में। तो आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के केस में भी याद रखिए और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में, यानी तीनों ही सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टीन, फर्मी डिरैक सांख्यिकी, तीनों सांख्यिकी पर जितने भी फार्मूले हैं आप ये हमेशा लर्न रखिए, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तीनों ही सांख्यिकी याद रखिए। जैसे इस बार फर्मी डिरैक सांख्यिकी पूछा, शायद आपके बार बोस आइंस्टीन पूछ ले या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के लिए पूछ ले, तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों सांख्यिकी के जितने भी सारे क्वेश्चन है, फार्मूला है, ये आप जरूर सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, फर्मी डिरैक सांख्यिकी को आधार पर एनआई कणों को जीआई कोषों में वितरित करने के अलग अलग तरीके होंगे, तो वह जीआई का फैक्टोरियल अपान एनआई का फैक्टोरियल इंटू जीआई माइनस एनआई का फैक्टोरियल। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय पर कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन सी फर्मी डिरैक सांख्यिकी, ऑप्शन डी दोनों बोस आइंस्टीन तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। तो धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन गैस है वो फर्मी डिरैक सांख्यिकी का प्रयोग की जाती है या फर्मी डिरैक सांख्यिकी को ओबे करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सी है फर्मी डिरैक सांख्यिकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु में T = 0 केल्विन ताप पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कहलाती है, तो उसकी फर्मी ऊर्जा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन ए है फर्मी ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी धातु में T = 0 केल्विन ताप पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा है वो फर्मी ऊर्जा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन घनत्व ρ = n/v पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है ρ/2/3 पर निर्भर करता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की जो फर्मी ऊर्जा है वो ρ/2/3, यहाँ पे जो रो है वो घनत्व है या डेंसिटी है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है ρ/2/3 पर। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है फर्मी डिरैक, ऑप्शन सी है बोस आइंस्टीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है, तो वह सांख्यिकी है फर्मी डिरैक सांख्यिकी। यानी फर्मी डिरैक सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फर्मियान नहीं है।
ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। यानी इनमें से कौन सा फर्मियान नहीं है ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से 1 ऑप्शन करेक्ट है। तो देख लेते हैं जो फर्मियांस है वो जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को ओबे करता है, यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी को जो पालन करेगा वही फर्मियांस कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, ये सभी का स्पिन जो है वो अर्ध विषम पूर्णांक होता है। तो ये फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं और इसलिए ये सब फर्मियांस कहलाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा फर्मियांस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन ये सारे फर्मियांस हैं। जो ऑप्शन ए है अल्फा कण, अल्फा कण जो है वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है या बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है। इसका जो स्पिन होता है वो पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है इसका स्पिन। तो बोस-आइंस्टीन के केस में अगर स्पिन जो है, चक्रण जो है वो पूर्णांक है तो वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है और बोसान कहलाता है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा फर्मियान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये सारे फर्मियांस हैं और जो अल्फा कण है ये बोसान है, फर्मियांस नहीं है, बोसान है, क्योंकि ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है और फर्मी डिराक सांख्यिकी को ओबे नहीं करता, इसलिए ये फर्मियांस नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पाउली के अपवर्जन नियम का पालन इनमें से कौन करता है। ऑप्शन ए बोसान, ऑप्शन बी फर्मियान, ऑप्शन सी गैस के अणु, ऑप्शन डी बिना चक्रण वाले कण। तो जो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करता है। जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करती है। और जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी होती है, बोस-आइंस्टीन पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता है। तो जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है, जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है वो फर्मियांस कहलाता है और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, यानी फर्मियांस जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है वो फर्मियांस कहलाता है और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है वो पाउली के अपवर्जन का नियम का पालन करती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नियतांक Ni/Gi का मान होगा। ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो बोस-आइंस्टीन के केस में, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो वितरण नियतांक है Ni/Gi की वैल्यू ये ग्रेटर देन होती है 1 से। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटॉन का चक्रण या स्पिन है। ऑप्शन ए h कट, ऑप्शन बी h कट/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3/2 h कट, ऑप्शन डी 0। तो जो फोटॉन का चक्रण होता है या जो स्पिन होता है वो 1 होता है और यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है या बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, इसलिए यह बोसान कहलाता है। यानी फर्मियांस नहीं होते हैं, ये बोसान होते हैं। जो फोटॉन का चक्रण है वो 1 होता है और यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाता है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है और यह फर्मी डिराक सांख्यिकी को ओबे नहीं करता है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है इसलिए यह पाउली के अपवर्जन के नियम पालन नहीं करता है, इसलिए यह बोसान कहलाता है। और जो फोटॉन है वो पाउली के अपवर्जन के नियम पालन नहीं करते हैं। ये इसका जो चक्रण होता है, स्पिन होता है वो 1 होता है और यह बोसान कहलाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, जो ऑप्शन ए है h कट, यानी यहाँ पे जो स्पिन है चक्रण वो 1 है, ऑप्शन बी में 1/2 है चक्रण, ऑप्शन सी में 0 है चक्रण, ऑप्शन डी में 3/2 है, ऑप्शन डी में 0 है। तो हमसे कह रहा है फोटॉन का चक्रण है, तो फोटॉन का चक्रण 1 होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है h कट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि EF तांबे की फर्मी ऊर्जा है तो 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होगी। तो ये भी सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो इसका आप आंसर बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। जो ऑप्शन ए है वो 1/5 EF है, ऑप्शन बी है 2/5 EF, ऑप्शन सी है 5/3 EF, ऑप्शन डी है 3/5 EF। तो जो तांबे की फर्मी ऊर्जा EF है, तो फर्मी ऊर्जा EF 0 केल्विन ताप पर इसकी जो औसत ऊर्जा होती है E0 बार। जो औसत ऊर्जा और फर्मी ऊर्जा में जो अंतर होता है, तो जो औसत ऊर्जा का फार्मूला होता है, औसत ऊर्जा को हम E0 बार से लिखते हैं। इसका जो रिलेशन होता है फर्मी ऊर्जा में वो होता है 3/5 इंटू होता है EF। यहाँ पे जो EF है वो फर्मी ऊर्जा है और E0 का बार जो है वो औसत ऊर्जा है। ये औसत ऊर्जा है और ये फर्मी ऊर्जा है, तो इसका जो रिलेशन होता है E0 बार = 3/5 EF। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको फर्मी ऊर्जा की वैल्यू दे देगा और आपसे औसत ऊर्जा का मान पूछेगा, तो आप यहाँ फार्मूले पर रख कर फर्मी ऊर्जा की वैल्यू और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी। तो आप ये फार्मूला याद रखिए, फर्मी ऊर्जा और औसत फर्मी ऊर्जा में अंतर, यानी फर्मी ऊर्जा और औसत ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, तो E0 बार = होता है 3/5 EF। यहाँ पे जो E0 बार है वो फर्मी ऊर्जा है और जो E0 बार है वो औसत ऊर्जा है और EF जो है वो फर्मी ऊर्जा है। तो ये भी रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये रिलेशन हमेशा ही याद रखिएगा।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा 3/5 इंटू EF। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी डिराक सांख्यिकी लागू होती है ऑप्शन ए बोसान पर, ऑप्शन बी फोटॉन पर, ऑप्शन सी फोनॉन पर, ऑप्शन डी फर्मियांस पर। तो जो फर्मी डिराक सांख्यिकी लागू होती है वो फर्मियांस पर लागू होती है। जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं तो वो फर्मियांस कहलाते हैं, या फर्मी डिराक सांख्यिकी जिन पर लागू होती है वो फर्मियांस कहलाते हैं। और जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जिन पर लागू होती है या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को जो पालन करते हैं वो बोसान कहलाते हैं। जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करेंगे वो बोसान कहलाएंगे, और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी जिन पर ओबे करेगा, जिन पर लागू होती है तो वो फर्मियांस कहलाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी लागू होती है तो फर्मियांस पर लागू होती है, फोनॉन पर लागू नहीं होती है, फोटॉन पर लागू नहीं होती है, बोसान पर लागू नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी लागू होती है तो फर्मियांस पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सत्य है। तो जो बीटा की वैल्यू होती है, बीटा इक्वल टू होता है 1/kT। यहाँ पे जो के है वो बोल्ट्जमैन नीयतांक है और टी जो है ताप है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के और जो टेम्परेचर टी में जो रिलेशन होता है, बोल्ट्जमैन नीयतांक के ताप टी में जो रिलेशन होता है वो बीटा इक्वल टू 1/kT होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रिलेशन नहीं है या सत्य कथन नहीं है, ऑप्शन सी भी सत्य नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो सभी सत्य नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए सी डी ये नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो बीटा की वैल्यू होती है 1/kT। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चिरसम्मत यांत्रिकी इन कणों पर लागू होती है जो कि ऑप्शन ए एक समान तथा जिनमें विभेद नहीं किया जा सके, ऑप्शन बी एक समान परंतु विभेदित होने वाले तथा चक्रण युक्त हों, ऑप्शन सी एक समान परंतु विभेदित होने वाले जिनमें चक्रण नहीं हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिरसम्मत यांत्रिकी इन कणों पर लागू होती है जो कि एक समान परंतु विभेदित होने वाले जिनमें चक्रण नहीं हो। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी गैस के लिए औसत आणविक स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो 1/kT होता है या हाफ kT होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी kT नहीं होता है, ना तो 3/2kT होता है, ना तो 5/2kT होता है। तो किसी गैस के लिए जो औसत आणविक स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है हाफ kT या 1/2kT। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी इन निकायों पर लागू होती है जिनमें ऑप्शन ए कणों का घनत्व कम हो, ऑप्शन बी कणों का घनत्व अधिक या उच्च हो, ऑप्शन सी ताप कम हो, ऑप्शन डी परम शून्य ताप पर हो। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी उन कणों पर लागू होती है जिनमें कणों का घनत्व कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैस के अणु की चाल V तथा V+dV के बीच होने की जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है m/2πkT की पावर 1/2 v² इंटू e की पावर -mv² इंटू dV होता है। तो किसी गैस के अणु की चाल V तथा V+dV के बीच होने की जो प्रायिकता होती है वो ऑप्शन सी जो है m/2πkT की पावर 1/2 v² e की पावर -mv² इंटू dV होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है रिलेशन। तो यहाँ पे v² होता है और ऑप्शन बी में भी v² नहीं है, ऑप्शन डी में भी v² नहीं है, और जो यहाँ पे 4π नहीं होता है, सिर्फ m/2πkT की पावर 1/2 होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य है। यानी वर्ग माध्यमूल चाल VRMS और प्रायिकता चाल VMP और एवरेज चाल, तीनों चालों में रिलेशन पूछा है हमसे और 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से 1 ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो VRMS है इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्यमूल चाल और इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जो VMP है इसको इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल चाल और हिंदी में कहते हैं प्रायिकता चाल, और जो है V बार इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, हिंदी में कहते हैं औसत चाल। ये तीनों में क्या रिलेशन है ये हमको बताना है। इसके लिए तीनों का जो फार्मूला होता है हमको पहले फार्मूला ही मालूम होना चाहिए, फार्मूले से तभी हम निकाल पाएंगे नहीं कौन बड़ा होगा, कौन इक्वल होगा या कौन सबसे कम होगा या सबसे बड़ा कौन होगा। तो सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है इन तीनों का। तो वर्ग माध्यमूल चाल या VRMS का जो फार्मूला होता है, VRMS इक्वल टू होता है √3kT/m होता है, √3kT/m, जहाँ पे जो के है बोल्ट्जमैन नीयतांक है, टी ताप है, m द्रव्यमान है, और जो एवरेज चाल होता है V बार इक्वल टू ये फार्मूला होता है इसका होता है √8kT/m होता है, औसत चाल का फार्मूला, और जो है
VMP या प्रायिकता चाल या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है √2kT/m होता है। ये तीनों का फार्मूला है। फर्स्ट वाला है वर्ग माध्यमूल चाल, सेकेंड वाला है औसत चाल, तीसरा है प्रायिकता चाल। तो तीनों फार्मूले से हमको मालूम चल रहा है सब में √kT/m √kT/m है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा हमको VRMS आ जाएगा, वो आ जाएगा √3, VRMS आ जाएगा √3, और जो VMP है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा √2, और जो लास्ट है V एवरेज या औसत चाल जो है वो आ जाएगा √8/π। तो यहाँ से हम देखेंगे जो √3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, उसके बाद √8/π की वैल्यू आएगी, फिर √2 की वैल्यू आएगी। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वो VRMS होगा, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि √3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, √2 से भी ज़्यादा आएगी और √8/π से भी ज़्यादा आएगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और जो इससे कम होगा वो औसत चाल आएगी। जो औसत चाल है √8/π की जो वैल्यू आएगी 1.6 के आसपास आएगी, और इससे जो सबसे कम होगा वो VMP की होगी वैल्यू, यानी मोस्ट प्रोबेबल चाल की जो वैल्यू होगी, यानी √2 की वैल्यू सबसे कम होगी। √3 से भी कम होगी √2 की वैल्यू, और √8/π से भी कम होगी। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो सबसे कम जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल चाल ही कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, यानी VRMS सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद औसत होगी, फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो ये रिलेशन है इन तीनों का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर लगातार ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके भी सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।